कि कश्मीरी फाइल्स दिखाने से कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा होगा, या फिर जो लोग अपनी जमीन को खो चुके हैं या जो लोग जिन्हों की जमीन उनसे छिन चुकी है वो कैसे कश्मीरी फाइल्स के जरिए अपने वापस कश्मीर में बसेंगे। 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन किया गया तब आप सत्ता में बैठे हुए थे, सत्ता की मलाई खा रहे थे। आपने जनता दल के साथ सरकार बना रखी, जनता दल में आप सेंटर में सरकार बना रखे थे। मैं आपको बता देता हूं, ये फिल्म का उद्देश्य देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने को लेकर है, इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के माहौल को खराब करने को लेकर है। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मुझे लगता था कि इस प्रकार के पत्रकार शायद इनका ज़मीर जिंदा होता हो, लेकिन जब इनके मुंह से इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं, मैंने इनको सुन लीजिए या फिर चिल्ला लीजिए। मोदी कश्मीर फाइल्स मूवी आजकल ज्यादा सुर्खियों में, वहीं जब मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में लिखा है इस मूवी में जो भी दृश्य दिखाए गए काल्पनिक है जी, लेकिन लोग उसे सच मान रहे हैं। ये बात का जवाब तो आप जो टीवी डिबेट्स हो रही हैं आप उनसे पूछिए। और फिल्म तो सारी काल्पनिक ही होती हैं। आप फिल्म को सत्य मानती हैं? अगर आप फिल्म को सत्य मानती हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक किरदार अदा कर रहे हैं जिनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। तो अगर आप फिल्म को सत्य मानती हैं तो और आपने फिल्मों को देखा है तो मिथुन चक्रवर्ती की अक्सर फिल्म में उनकी बहन को गुंडे उठाकर ले जाते हैं। तो क्या आज मिथुन चक्रवर्ती की बहन सुरक्षित है? इस सवाल का आप जवाब मांगिए। दूसरी बात यह कि एक फिल्म इस देश में आई थी पद्मावत, उसका विरोध हुआ पूरे देश के अंदर। अगर फिल्म सत्य नहीं होती है तो उनका विरोध क्यों हो रहा है? लेकिन कश्मीर फाइल्स देखिए ना, प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं और भी बीजेपी के कई नेता हैं जो उसे प्रमोशन कर रहे हैं मूवी। मैं आपसे कहता हूं कि कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए प्रत्येक नागरिक के खाते में 500 रुपए डाल दिए जाएं, ठीक है ना? फायदे भी तो हो चुकी है ना टैक्स फ्री। अरे भाई फिर वही बात, टैक्स फ्री को लेकर तो विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, यूट्यूब पर डाल दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ स्टेटमेंट दिया है कि आप इसको यूट्यूब पे डाल दो अगर फ्री दिखाना चाहते हो। और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता ने इसको प्रोजेक्टर पे दिखा दिया तो उसके ऊपर कॉपीराइट का मुकदमा हो गया। तो आप मुझे एक बात का मुझे जवाब दीजिए। मैं कहता हूं कि आप कश्मीरी फाइल्स पूरे नागरिक को दिखा दीजिए, 500 रुपये आप उसको दे के दिखवाइए। आप किसी थिएटर में फीस ही मत रखिए जाने की। मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि कश्मीरी फाइल्स दिखाने से कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा होगा, या फिर जो लोग अपनी जमीन को खो चुके हैं या जो लोग जिन्हों की जमीन उनसे छिन चुकी है वो कैसे कश्मीरी फाइल्स के जरिए अपने वापस कश्मीर में बसेंगे। अब देखिए ना, कई राज्यों में तो जो पुलिस कर्मी हैं वो अगर मूवी देखने जाते हैं तो एक दिन की उन्हें छुट्टी मिलेगी, फैमिली के साथ जाएंगे। आप मेरे सवाल को समझी नहीं। सुनिए, पहली बात तो ये कि मैं कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक लॉ का छात्र हूँ। जो टीवी डिबेट देखती है ना, जिसमें एक सड़क पे आप देख लीजिए जो डॉग्स जो है वो बार्किंग करते हैं, भौंकने का काम करते हैं, टीवी डिबेट्स का माहौल उस तरीके से हो चुका है। दोनों पैनलिस्ट आपस में इस तरीके से भौं 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 करते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। सीधे शब्दों में मैं कहता हूं, सीधे तौर पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा है मुझे सवाल का लॉजिकली जवाब चाहिए। देखिए ना, लोग मूवी आपने सुन लीजिए, आंसू झलकते हैं लोगों के। आप एक बात मुझे बताइए, आप मेरे सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं जिस सवाल पे अड़ गया मैं उस सवाल का जब तक जवाब नहीं जानूंगा ना तो आप मेरी बात को नहीं घुमा सकते। आप पत्रकार होंगी, बिल्कुल पत्रकार रहिए, कोई भी पत्रकार हो, लेकिन मैं जब तक अपने सवाल से संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं सवाल नहीं छोड़ता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि फिल्म दिखा दी, लोगों की आंख से आंसू भी आ गया, बसाने के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? बता दीजिए आप मुझे। लेकिन जो सच्चाई है कश्मीर की, जो कश्मीर पंडित, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं समझिए। आप सत्ता में हैं, 8 साल से आप सत्ता में, प्रधानमंत्री शासन आपका है, ठीक है। आपने पीडीपी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन किया गया तब आप सत्ता में बैठे हुए थे, सत्ता की मलाई खा रहे थे। आपने जनता दल के साथ सरकार बना रखी, जनता दल में आप सेंटर में सरकार बना रखे थे। आपने अपने मंत्रियों का, अपने नेताओं का समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। और आज आप केंद्र में हैं, यूपी में आप रिटर्न कर चुके हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जिस दिन आपने कश्मीर से धारा 370 को हटाया आपने उसी दिन कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसाया? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए, दे दीजिए जवाब। लेकिन कहते तो हैं कि धारा 370 हट गई है, वहां कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे जाके, तो इतना तो कर दिया ना। भाजपा के 4 नेताओं का नाम आप मुझे बता दीजिए जिन्होंने कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदी हो। दूसरी बात ये कि आपने कश्मीर पंडितों की बात करी, आप मुझे ये बताइए, हमारे भाई, दर्द है, हमें दिल में तकलीफ है, मैं भी ब्राह्मण हूं, पूरे देश को तकलीफ है कि कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। मेरे दिल को तकलीफ होती है और उससे ज्यादा तकलीफ उस फिल्म को देखने में होती है। अब पूछिए क्यों? हमारे भाइयों के जख्मों को पूरे देश में आपने दिखाया। किसका इंतजार कर रहे हैं? सुन लीजिए, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप सत्ता में हैं, हमारे भाइयों को बसाइए, उनके जख्मों को कुरेदिए मत।
उनके जख्मों पे मरहम लगाइए। उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके भाइयों को मारा गया, गोलियों से मारा गया। कश्मीर को आपने ऐसा बना दिया था, कश्मीर को आपने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया था। आपकी सरकार थी, आपके नेता और मंत्री दिल्ली में बैठ के चुप और मौन बैठे हुए थे। दिल्ली में आप सत्ता की मलाई खा रहे थे। उससे कुछ दिन पहले की मैं आपको घटना बताऊं, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को उठवा के जेल में डलवा दिया, तो इन्होंने समर्थन वापस लेकर सत्ता को गिरा दिया। तो जब कश्मीर से कश्मीरी भाइयों को भगाया गया, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? और मैं आपसे पूछता हूं कि एक फिल्म ने 250 करोड़ रुपया कमाया, एक फिल्म के जरिए एक डायरेक्टर ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया, एक फिल्म के जरिए एक एक्टर ने फिल्म को साइन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया कमाया। मैं आपसे इस सवाल का जवाब पूछता हूं, एक नेता को उस पर राजनीति करने को मिली, इसलिए उसने उस फिल्म को टैक्स फ्री किया। मैं पूछता हूं हमारे भाइयों को क्या मिला, कश्मीरी पंडितों को क्या मिला, और कब तक बसाया जाएगा? आज तो सेंटर में नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे आप उनको कहते हैं विश्व में डंका बजता है, विश्व में डंका मत बचाइए, कश्मीर में जाके डंका बजा दीजिए और कश्मीरी भाइयों को बसा दीजिए। मुझे कहीं ना कहीं मूवी को देखो तो मूवी देखने पे ऐसा नजर आया है कि किसी एक समुदाय को टारगेट किया गया है, किसी एक जाति, धर्म और समुदाय को टारगेट किया गया है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर कश्मीर के अंदर की वो हिंसा निंदनीय हिंसा है। कश्मीर की वो हिंसा दिल दहलाने देने वाली हिंसा है। कश्मीर के लोगों के प्रति पूरे देश की सिंपैथी जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन लोग और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज बीजेपी केंद्र में है, तो बीजेपी किसका इंतजार कर रही है उन भाइयों को बसाने के लिए? क्या अब ऊपर से भगवान विष्णु आकर इनसे कहें कि जाके बसाइए कश्मीरी पंडितों को? अब किसका इंतजार है? सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, ये फिल्म का उद्देश्य देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने को लेकर है। इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के माहौल को खराब करने को लेकर है। इस देश के अंदर आज भी बहुत सारा कश्मीर का परिवार ऐसा है जिन्हों की जान मुस्लिम परिवार के लोगों ने भी बचाई। बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं, पांचों उंगलियां ऐसी नहीं होती हैं। और मैं कहता हूं कि जो लोग हिंसा करते हैं, दंगे भड़काते हैं, उनका कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। इस बात को आप समझिए। मोदी भाई 2022 का चुनाव था, योगी जी फिर सत्ता में आ गए, आपने इतना दूसरी बात पे रुक जाइए। इस देश के अंदर आप एक फिल्म बनाइए गुजरात दंगे के ऊपर। गोधरा कांड में आपने देखा होगा, गोधरा स्टेशन पर 54 हिंदू मौत के घाट उतर गए, उस पर फिल्म बना दीजिए। पुलवामा पे बना दीजिए। 350 किलो RDX कहां से आया? ये सवाल का जवाब आपसे पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। पूरा देश जानना चाहता है कि वो 350 किलो RDX आया, तो आया कहां से? लेकिन भाई अब 2022 में आपने योगी जी का इतना विरोध किया था, 2022 के चुनाव में अब सत्ता में योगी जी फिर आ चुके हैं। योगी जी सत्ता में आए, मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री ही है। हमने कौन सा कहा है कि प्रधानमंत्री हैं? आपने इतना विरोध किया था, तो विरोध तो हम आज भी करते हैं। क्या करें जब जनता को एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट समझ में नहीं आया? तभी तो सत्ता में वापस आए। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, मेरे को आप ऐसा लगता है कि आपको ना इतनी दर्द तकलीफ है दिल के अंदर कि मैं मोदी जी को गलत बोल दूं तो आपके तन बदन में आग लग जाती है। आप हर टाइम ऐसे मूड में आती हैं कि आपके हाथ में अगर मैं ईंट दे दूं तो आप मेरे सर में ही मार दें। आप हर टाइम लड़ने के मूड में आती हैं। आप अगर अच्छे काम करके आई तो मेरे पास में कुछ पेपर्स हैं और मैं उन पेपर्स के माध्यम से आपसे सवाल जान लेता हूँ। आप उन सवालों का मुझे जवाब दे दीजिए। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो आज 12वीं के अंदर, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 12वीं की परीक्षा पेपर लीक की बात कर रहे। पेपर लीक पुरानी सरकारों में भी होते थे मोदी जी, पुरानी सरकारों में भी पेपर लीक तो पुरानी सरकार के टाइम पे होते थे, तो आज भी आप वो कर रहे हैं। तो सरकार बदल के आपने क्या कर दिया? आज इस देश के अंदर पेट्रोल का दाम 100 रुपये पार कर चुका है। पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? रिफाइंड 2017 में 75 रुपए था, आज 145 हो चुका है। सरसों का तेल, मोदी ना तो मुद्दा महंगाई है ना बेरोजगारी, मुद्दा नहीं है। अच्छा तो फिर क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? अब देखिए ना 2022 के चुनाव, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा मंदिर है, हिंदू मुस्लिम है। आप देख लीजिए, इस देश का चौथा स्तंभ जब अपने मुंह से इस तरीके की बातें कहे, नहीं रुक जाइए। जब इस देश का चौथा स्तंभ, आपने कहा मुद्दा क्या है, वही बता रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मुझे लगता था कि इस प्रकार के पत्रकार शायद इनका ज़मीर जिंदा होता हो, लेकिन जब इनके मुंह से इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं, मैंने इनको, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए या फिर चिल्ला लीजिए, मैंने इनको एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर कुछ पेपर्स और कुछ तथ्य पर लेकर मैंने इनसे बात करना चाहा, लेकिन ये कहते हैं कि ये तो मुद्दा ही नहीं है। आज अगर 12वीं की परीक्षा लीक हो गई, ये मुद्दा नहीं है, ये पहले भी होती थी। आज अगर पेट्रोल का दाम 100 हो गया तो ये पहले भी हुआ करता था, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा हिंदू और मुस्लिम है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं यहाँ से खड़े होकर हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने का, रुक जाइए, आप क्या चाहते हैं? मैं यहाँ से बैठकर यहाँ से हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने का स्टेटमेंट दूं? आप हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहती हैं? इस देश की जो मंशा है, इस देश के अंदर आप लोगों की जो मंशा है ना, सुन लीजिए, भाजपा कार्यालय से जो ये मिलती मंशा है ना, इस मंशा को मैं एक पेन और पेपर से आपको लिख के दे सकता हूं। जो आपकी मंशा है ना हिंदुस्तान के टुकड़े करने की, मेरे लिए
मेरे कलम और स्याही से बढ़कर कुछ नहीं है, इन पेपर और कलम से बढ़कर कुछ नहीं है। सुन लीजिए, आपकी जो मंशा है ना हिंदुस्तान के टुकड़े करने की, ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। जो भाजपा की जो मंशा है ना, ये कभी पूरी नहीं होगी। और जो हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहेगा, ये हिंदुस्तान उसको हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज देगा। चुनाव से पहले जब आपने विरोध किया था तब आपने कहा था यूपी की जनता है, दोहराती नहीं है, लेकिन यूपी की जनता ने दोहरा दिया। फिर से मुख्यमंत्री योगी आप कैसे कह सकते हैं कि यूपी की जनता ने दोहराया? जब इस देश के अंदर पेपर लीक हो सकते हैं तो क्या गारंटी है नहीं इस बात की कि ईवीएम भी लीक हो सकता है? आप कह रहे हैं ईवीएम लीक, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां कोई विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? विपक्ष अगर विरोध करेगा तो उठा के जेल में डाल देंगे भैया। विपक्ष के नेताओं को तो जेल भरो आंदोलन चला रखा है। इसमें बीजेपी की गलती है क्या? आप विरोध नहीं कर रहे? अरे भैया, बीजेपी विपक्ष को विरोध करने ही कहां देती है? अभी बीजेपी को आप देख लीजिए, 120 साल पुराना कानून जो है उसमें संशोधन करने जा रही है। मतलब अब अगर आप कहीं पे पकड़े जाते हैं किसी आंदोलन में, किसी प्रोटेस्ट में या किसी जगह पे, तो आपकी जो मेन इंक्वायरी होती है, आपका जो थंब होता है, आपका प्रिंट होता है, आपका जो तमाम चीजों का जो स्कैनर होता है, वो आपका जो वहां पर ले लिया जाएगा और 75 साल तक रिकॉर्ड में रहेगा। अब आप ये देख लीजिए, तो बीजेपी तो आपको प्रोटेस्ट ही नहीं करने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की जनता के साथ, उनकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।